तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले टेलीस्कोप, और ये जो टेलीस्कोप रहेगा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रहेगा। टोटल मैं आपको इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मतलब टेलीस्कोप के बारे में बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में है। उसके अलावा जो आपका एक और टेलीस्कोप है जिससे कि हम इस दुनिया में देखते हैं, मतलब इस अर्थ में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, वो सिलेबस पे नहीं है, मैं जस्ट बताऊंगा कि वो होता कैसे है, ठीक है। और एक जिसने इस टेलीस्कोप को फर्स्ट बनाया था, दैट इज गैलीलियो का टेलीस्कोप, दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत। लेकिन आपके सिलेबस में जो टेलीस्कोप है वो आपका है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डन है। अब पहले तो इसके डायग्राम वाले पार्ट को देखते हैं। अब देखो, पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो कि तुम्हें इस डेरिवेशन को करने के लिए, इसके डायग्राम को बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात कहते हैं, ये हमारा अर्थ है, डन है। सपोज ये तुम्हारा सन है, सबने पढ़ा है, सबको पता है अर्थ से, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं बोल देता हूँ कुछ 4000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है सन। ऐसा ही कुछ फंडामेंटल है ना कि अर्थ से बहुत ज़्यादा, मतलब 4000 टाइम, 6000 टाइम, इस तरह कुछ रहेगा, कम से कम 1000 टाइम ग्रेटर तो रहेगा अपना इस सन। अब देखो, तो हम अर्थ में हैं, अर्थ के अंदर ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हम एक माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे जो इतना दूर में रखा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनता है कि इसके कौन यहाँ से जो रेज निकल आ रहे हैं, इस तरह करके यहाँ से भी कुछ रेज निकलेंगे, डन है क्या, इस पॉइंट से भी कुछ रेज निकलेंगे ऐसे ऐसे करके, इस पॉइंट से भी कुछ रेज निकलेंगे ऐसे ऐसे करके, जो इस अर्थ में पहुँचेगा, पहुँचने के बाद इस टेलीस्कोप में पहुँचेगा जो कि और छोटा है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, एनीहाउ इस टेलीस्कोप के अंदर एक लेंस तो होगा, जो एनीहाउ आपने पढ़ा है कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही रहेंगे। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ ज़रा ध्यान दो। सपोज इतने दूर से रेज आ रहे हैं, जो रेज इस पॉइंट में से निकल रहा है, सपोज इस पॉइंट से ये जो रेज आ रहे हैं, ये यहाँ पे आए, आने के बाद इस टेलीस्कोप में पहुँचा, तो मैं इनको ऐसे बोलता हूँ, ये जो रेज आए ये कैसे आ गए, पैरेलल आ गए ना, यहाँ पे पैरेलल आया, तो पैरेलल रेज आने से कहाँ से कटता है आपका, फोकस में से पार होगा, तो ये फोकस में आके इमेज बना दिया। अब इस तरह इस टॉप मोस्ट पॉइंट से भी तो कुछ रेज आ रहे होंगे, जो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, समझ लो कितना ह्यूज ऑब्जेक्ट है आपका सन, उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स में से जो रेज आएंगे वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो रेज कुछ ऐसे आ रहे हैं, वो भी एनीहाउ बहुत ही फार डिस्टेंस से आ रहा है, तो वो भी कहाँ पे कटने चाहिए, फोकस में आके कटना चाहिए ऐसे करके। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली। ये क्या करते हैं, देखो फोकस में आके कटता है, लेकिन मैं यहाँ पे जब दोबारा बना के दिखाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा हेवीली बड़ा करके बनाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसे बनाऊंगा उसको कि इस तरह जो रेज आ रहे होंगे वो सपोज ऐसे करके काटेंगे, नहीं हो मैंने यहाँ पे डायग्राम गलत बना दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली मान लो नीचे से जो रेज आ रहे थे, ये नीचे से जो रेज आएंगे, डन है क्या, ऐसे नीचे से, नीचे वाले पार्ट में से जो रेज आएंगे उनको भी मैं ऐसे करके कुछ बना के तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे, डन है क्या। एनीहाउ ये फोकस में ही कटता है, एक सर्टेन जगह में ही कटता है, ये जो सर्टेन पॉइंट में कटता है ना, जो सबके सब फोकस में ही करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही लार्जर ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे क्या, एक प्लेन में, मतलब वो जो फोकस पॉइंट था ना, उसी पॉइंट पे अगर आप एक पेपर रख दोगे, तो मतलब ये अगर वो फोकस था, इसी पॉइंट पे अगर आप पेपर रख दोगे, मतलब इस पेपर के कोई भी पॉइंट पे वो कट सकता है, इस प्लेन में कटेगा, ठीक है। तो इस केस में एक टर्म यूज करेंगे फोकस प्लेन, फोकस प्लेन। ऐसा क्यों ही करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ के कंपेयर में सन बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे, और आप उस स्टार को देखोगे अर्थ के अंदर में बैठ के, वो भी एक पिद्दू से टेलीस्कोप में से, नहीं। तो उस केस में हमें फोकस प्लेन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, और हम खाली टेलीस्कोप में ही लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं, डन है, क्योंकि ये केस ही वैसा बन जाता है, डन। आओ फिर अभी इसका डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं। सो टेलीस्कोप में टोटल 2 आपके लेंस रहेंगे। पहले इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखो बहुत ध्यान से, डन है। और मैं फिलहाल डायग्राम में जो भी यूज़ करने वाला हूँ, एक उसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, डन। सो इस टेलीस्कोप में फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक बहुत बड़ा सा लेंस लगाया जाता है, बहुत बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। अब ये बहुत बड़ा ही क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न हम इसके डेरिवेशन में देखेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? एक बड़ा सा, एक क्या है, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि हम इससे ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, सन जैसे ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए हम इस लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बात है क्लियर है? इस ऑब्जेक्टिव लेंस का भी अपना एक फोकल लेंथ होगा, तो मान लेते हैं ये है उसका फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सिमिलरली इसका फोकल लेंथ इस तरफ भी होता है,
इसका फोकल लेंथ इस तरफ भी होता है, लेकिन हम इस तरफ वाले फोकल लेंथ पे उतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। डन है। अब देखो फर्स्ट मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक लार्जर ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो मैं मानता हूँ कि भाई टॉप में से कुछ रेज आ रहा है। आप नीचे से भी मान सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ टॉप में से, क्योंकि आपके बुक में टॉप में से माना गया है। डन है। मैं मानता हूँ इस तरह इसके टॉप में से कुछ रेज आ रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं मानता हूँ इसके टॉप में से जो रेज आ रहा है वो एग्जैक्टली किस में से कट के निकल जा रहा है, आपके फोकस में से कट के निकल जा रहा है। क्या बातें क्लियर है? और जो बाकी रेज आ रहे हैं वो कुछ ऐसे पैरेलल रेज ही आ रहे हैं, ठीक है, क्या पैरेलल रेज ही आ रहे हैं। वो आने के बाद रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से, ऐसे एक पॉइंट पे बना रहे हैं। ये भी उसके कुछ पैरेलल रेज है भाई बंधु, वो भी आ रहे हैं। वो भी आने के बाद रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। डन। असल में रियलिटी में बनना तो एकदम एग्जैक्टली फोकस में चाहिए था। क्या आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है, जब भी हम बोलते हैं कुछ पैरेलल रेज आते हैं तो कहाँ फोकस से कटता है। लेकिन इस केस में बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम मानते हैं जो टॉप मोस्ट रेज आ रहे हैं वो क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ एंगल तो बना के आएगा ना यहाँ पे। क्या बात है, क्लियर है? तो इसलिए हम इसको इस तरह मानते हैं। डन है क्या? तो ये इन्फिनाइट से जो रेज आए वो फोकस में ही कटना चाहिए। अच्छा ये बनाता है मैंने फोकस, यहाँ पे फोकस आएगा, सॉरी ऐसा गलती हो गई, हम आगे निकल गए, तो यहाँ पे बनेगा फोकस, ये बड़ा पार्ट नहीं है। इस फोकस में आके ही कटना चाहिए, लेकिन बहुत ही इन्फिनाइट से रेज आ रहा है, तो हमने माना कि भाई फोकस में ही कटेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन जैसा रहेगा, एक शीट जैसा रहेगा, यहाँ पे एक शीट के जैसा रहेगा। इस शीट में कोई भी पॉइंट पे कट सकता है वो, इसलिए हम बोलते हैं फोकस प्लेन में कटेगा। यहाँ बातें क्लियर है? फोकस प्लेन में इमेज बनेगा। डन। सो ये हमारा इमेज डन है क्या? ए इमेज बनाया हमने। ये इमेज किसका है, इन्फिनाइट से जो रेज आ रहा है उसका इमेज यहाँ पे बना दिया। डन है। तो इन्फिनाइट में से ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ पे बना, इसको मान लेते हैं बी डैश ए डैश हमेशा की तरह। ये हुआ। अभी इसी इमेज को हम दूसरे एक लेंस से देखेंगे। यहाँ पे एक और लेंस लगाएंगे, एक और लेंस लगाएंगे, एक और लेंस यहाँ पे लगेंगे अभी। और ए वाला लेंस क्या करेगा, इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा। पहले पढ़ा, ए वाला लेंस इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा और उसका इमेज बनाएगा। यहाँ पे जो लेंस लगाते हैं वो हम लोग कंपेरेटिवली छोटे फोकल लेंथ का लगाते हैं। क्या बात है, क्लियर है? इसको हम थोड़ा छोटे से फोकल लेंथ का लगाते हैं। इसका फोकल लेंथ उतना नहीं होता है जितना इसका होता है। डन है क्या? इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। हाँ ये मैंने बना दिया एक लेंस, आप बढ़िया से बनाना, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक लेंस, ये इसका फोकल लेंथ है। पहले पढ़ा, इसका भी कुछ एक फोकल लेंथ होगा। अभी देखो इन्फिनाइट से आया तो यहाँ पे इस लेंस के बारे में कुछ लिख देते हैं। पहला बात, इस लेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है, एज द रेज आर कहाँ से, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, सो दे विल मेक इमेज इन फोकस FOC फोकस, ठीक है ना। FOC फोकस को ही मैं फोकल लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ, दे विल मेक इमेज एट फोकस या फिर फोकल। डन है। लेकिन इस तरह बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होने के कारण हम बोलते हैं कि हमेशा फोकस में नहीं बनेगा, वो फोकल प्लेन में कहीं भी बन सकता है, लेकिन बनेगा इसी डिस्टेंस में, लेकिन कोई भी पॉइंट पे बन सकता है। सो इसलिए बोलते हैं फोकल प्लेन में बोलेंगे, ठीक है। एनी हाउ ये फोकस ही कहना चाहता है, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा, कभी कभी इस तरह प्लेन में बनेंगे, लेकिन सेम डिस्टेंस होगा, लेकिन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। क्या बात है, हमें क्लियर है? डन है। अब देखो इस इमेज को ए वाला लेंस एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, तो करवाते इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर। डन है। तो मानते हैं इस इमेज में से कुछ रेज आपके इस सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से निकल गया ऐसे करके, और एक रेज ऐसे आ गया। डन है। पैरेलल रेज यहाँ से पैरेलल आ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, इस लेंस के फोकस में से निकल जाएगा। ए जो लेंस है ना आपका, ए वाला जो लेंस है, इसके फोकस में से निकल जाएगा, ए निकल गया इसके फोकस में से। डन। अभी यहाँ पे हमारा आँख है, अभी हम यहाँ से आँख रख रहे हैं, आँख को एकदम सटा के हम रख के देखते हैं, ये हमारा आँख है। अब हमारे आँख को क्या दिखेगा, हमारे आँख को क्या दिखेगा, ये रेज यहाँ से आ रहा है क्या, वो क्या बोलेगा, नहीं हमारा आँख बोलेगा नहीं रेज तो यहाँ से आ रहा है, इस तरफ में से रेज आ रहा है। तो हमारा आँख क्या करेगा, इसको ऐसे करके बताएगा कि हाँ भाई रेज तो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट में से आ रहा है। सो जैसे कि हम इस आँख को हमारे इस तरह हमारे आँख को हम इस लेंस के नज़दीक में रखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको आई पीस। क्या बोलते हैं, आई पीस। डन है। अब देखो
मैंने आपको पहले ही बताया था आपका आईपीस कैसे बिहेव करता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव करता है हमेशा, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलने से लास्ट वाला वीडियो न्यू कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, उसमें भी 2 लेंस लगे थे, ये सिंपल माइक्रोस्कोप करता था। अब देखना, क्योंकि ये रेज इन्फिनाइट से आ रहा है तो हमेशा इमेज फोकस पॉइंट में ही बनाएंगे, मतलब फोकल प्लेन पे ही बनाएगा। तो ये जो आपका आईपीस का लेंस रहेगा ये मैग्नीफाई भी कैसा करेगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है तो ये हमेशा आईपीस मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा केस यूज़ करेगा, आपका पैरेलल रे का यूज़ करेगा। पैरेलल रे मतलब क्या है, ये वाला लेंस को हमेशा इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस मिलेगा, फोकस में प्लेस मिलेगा, क्योंकि रेज तो इन्फिनाइट से आ रहा है, इसके रेज इन्फिनाइट्स में से आ रहा है, ये हमेशा फोकस में इमेज बनाएगा। तो ये वाला लेंस को हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसका जो इमेज है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इस लेंस को हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा ही कहाँ, फोकस में मिलेगा। दैट इज फोकस में मिलेगा तो हमने पढ़ा है कि पैरेलल रेज बनाएंगे, तो पैरेलल रेज बनाएगा तो इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, हमेशा फोकस में ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमेशा आपका ये जो आईपीस का लेंस है वो मैग्निफिकेशन ही कितना करेगा, D/F। अच्छा D/F, दैट इज इस केस में आईपीस है, D/F करेगा, ये वाला लेंस D/F पे मैग्निफिकेशन करेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कितना है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ F है, जो कि हम आईपीस के सामने रख रहे हैं तो हम नोटेशन F ही लिख दे रहे हैं, तो हमेशा ये कितना मैग्नीफाई करेगा, D/F ही करेगा। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन है। चलो यहाँ तक हम बातों को समझ गए। अब देखो, अब मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। अब ये जो रेज आ रहे हैं, कोई सन से आ रहा है, ये कितना ट्रैवल करके आते हैं, मिलियन किलोमीटर मतलब लाखों किलोमीटर ट्रैवल करके आता है। तो लाखों किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम मानते हैं कि इस तरह जो रेज आ रहा है वो कुछ यहाँ पे मान लो कुछ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, कुछ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। इसके साथ भी यहाँ भी सेम एंगल अल्फ़ा ही बनेगा, यहाँ भी तुम बनाना चाहो इस तरह खींच के तो यहाँ भी अल्फ़ा ही एंगल बनेगा। ये इतने दूर में से आते हैं तो कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। डन है। ए मान लो कुछ 1 लाख किलोमीटर, कितना 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके कुछ छोटा सा अल्फा एंगल बना रहा है, छोटा सा पिद्दू जो नेग्लिजिबल रहेगा, 0.001 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद आपका टेलीस्कोप कितना है, 1 मीटर 2 मीटर का ही रहेगा ना, तो 1 या 2 मीटर में क्या है एंगल चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लेट द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, द एंगल मेड बाय द इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट, जो कि इस लेंस के साथ अल्फा बना रहा है, जो कि 1 लाख किलोमीटर से आके एक छोटा सा एंगल अल्फा बना रहा है, तो वो और एक्स्ट्रा 1 लाख किलोमीटर कंपेयर में अगर एक्स्ट्रा 1 मीटर ही चल लेगा तब भी कितना एंगल बनाएगा, हम बोलेंगे अल्फा ही बनेगा। कितना दूर से आ रहा है तो उतना बन रहा है, तो और थोड़ा चल लेगा तो भी उतना ही बनेगा। सो द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विथ आई इज अल्फा। पल्ले पड़ा, क्योंकि इतना दूर से आके अल्फा बना रहा है तो अपने आंखों के साथ ही क्या एक्स्ट्रा बना लेगा, उतने अल्फा ही बनाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद द एंगल मेड बाय इमेज विथ आई, हमारे आँख इमेज के साथ कितना एंगल बना रहा है, पल्ले पड़ा क्या, हमारा जो आँख है वो इमेज के साथ कितना एंगल बना रहा है। डन। अब देखो, इमेज के साथ जो एंगल बना रहा है, इमेज हमारे आँख को किसको दिख रहा है, हमारा आँख इमेज में क्या देखेगा, हमारा आँख इन्फिनाइट से रे आया, उसको बना दिया यहाँ पे इमेज। इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया किसने, इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया इसने, है ना, इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर किया इसने, डन। और इसका बना डाला इमेज। तो फाइनली हमारा आँख भी क्या एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल मेड, दैट इज ए लेंस के साथ ही, क्योंकि हम इसके साथ हटा के देखते हैं एकदम, ठीक है। इमेज लेट इट बी बीटा, यहाँ पे एंगल हम बीटा मान रहे हैं। क्या बात है, क्लियर है। सो इज बीटा। यहाँ तक आपको समझ आया। हमने यहाँ पे कुछ एंगल्स लिए, मैं इसको शेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही वाला एंगल मैं थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगा। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है क्या, डन है। ये बन गया टेलीस्कोप का डायग्राम। अब आ जाओ इसके डेरिवेशन के बाकी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे आपको कंसिडरेशन पार्ट भी लिखना होता है, तो आप लिख दो, लेट अस कंसिडर आ टेलीस्कोप, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल
with focal length of objective lens as FO and focal length of eyepiece में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ एज FE। डन है क्या? देयरफॉर मैग्निफिकेशन, हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, हमें दूर के चीज़ बहुत छोटे दिखते हैं, हमें दूर का चीज़ बहुत छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आंखों के साथ एंगल कम बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फंडा आएगा। देयरफॉर मैग्निफिकेशन, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया था, याद करो आप, दैट इज एंगल मेड बाय रेज with our eyes by image कितना एंगल बना रहा है, डिवाइडेड बाय एंगल मेड with eyes by ऑब्जेक्ट। यही था ना हमारा। सो यहाँ से क्या मैं मैग्निफिकेशन को लिख दूँ, मैग्निफिकेशन एंगुलर, एंगल मेड विथ आवर आइज विथ इमेज के साथ मैंने क्या बीटा लिखवाया था, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या भी अल्फ़ा लिखवाया था। अब देखो फॉर पैरेक्शियल एंगल्स मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल्स, उसके लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा लिख दूँ, कॉस बीटा लिख दूँ या टेन बीटा लिख दूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अल्फ़ा के साथ भी होगा, मैं साइन अल्फ़ा लिख दूँ, कॉस अल्फ़ा लिख दूँ या टेन अल्फ़ा लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम टेन को यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें से डेरिवेशन ईजी बनता है, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन को मैं लिख दूंगा यहाँ पे टेन बीटा बट्टा टेन अल्फ़ा। अब देखो इस डायग्राम में से मुझे टेन बीटा और टेन अल्फ़ा निकालना होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मैं टेन अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। देखो ए है मेरे पे अल्फ़ा एंगल, तो इसका ऑपोजिट वाला ए वाला एंगल भी अल्फ़ा बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पल्ले पड़ा क्या, तो मैं यहाँ से अगर टेन अल्फ़ा निकालूँ तो कितना आएगा मेरे पे, ए वाला एंगल टेन अल्फ़ा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, बी डैश ए डैश, दैट इज ए डैश बी डैश, और बेस कितना है इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लो, इसको C2 मान लो। सो कितना आएगा C1 बी डैश डिवाइडेड बाई C1 बी डैश, टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर बाई बेस C1 बी डैश। डन है क्या? सिमिलरली टेन बीटा निकालो, टेन बीटा कितना आएगा, यहाँ पे बीटा है तो टेन बीटा इसकी रिस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई बेस क्या आएगा, बी डैश C2। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा तुम पे, ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बट्टा बेस जो कि है बी डैश C2। यहाँ तक हमने कर लिया। आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पे देखो क्या मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा मेरे पे अभी, ए डैश बी डैश टेन बीटा बोलने से तुम्हारे पास ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश C2 बटा डिवाइड टेन अल्फ़ा। ये कितना है तुम पे, ए डैश बी डैश बाई C1 बी डैश। इसको सजा के लिखो, ए डैश बी डैश बट्टा बी डैश C2 इंटू ए तो ऊपर आएगा C1 बी डैश बट्टा ए डैश बी डैश, ये कट जाएंगे। तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन बचेगा ही कितना, C1 बी डैश बट्टा बी डैश C2। अभी डालो पुटिंग द ऑप्टिकल वैल्यूज़। जब हम ऑप्टिकल वैल्यूज़ को डालेंगे तब देखो क्या होता है। अब देखो ऑप्टिकल वैल्यूज़ में हमें क्या चाहिए, C1 बी डैश चाहिए, ठीक है, C1 बी डैश। अब देखो C1 बी डैश मुझे क्या इस तरफ जाना पड़ेगा ना, ये क्या रे के साथ ही है ना, रे के साथ है, या फिर बोलो इसमें अगर एक्सिस होता तो ये क्या है पॉजिटिव एक्सिस, अगर यहाँ से एक्सिस होता तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना है, मुझे C1 बी को नापना है यहाँ से यहाँ। तो C1 बी डैश कितना रहेगा मेरे पे, C1 बी डैश कितना रहेगा, पॉजिटिव FO। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, B2 C डैश चाहिए ना, अच्छा बी डैश C2 चाहिए। अब देखो बी डैश C2 मतलब यहाँ से अगर रेफरेंस लोगे तुम्हें इस तरफ आना पड़ेगा। अब तुम्हें अच्छे से पता है ए होता है पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तुम्हें इस तरफ आना है तो क्या नेगेटिव में FA। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, बी डैश C2 जो कितना है नेगेटिव में FA।
देयरफॉर पूरा मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा तुम पे, सी डैश बी डैश कितना आएगा, सी डैश बी डैश आएगा एफ ओ बी, ये कितना आएगा एफ ई, सो कुल मिला के माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई, ये हुआ बात है। अब लिख लेते हैं हियर नेगेटिव साइन हमें क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन टेल्स मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, दिख रहा है ना, इन्वर्टेड इमेज दिखेगा तुम्हें, इन्फिनाइट में बनेगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा तो इन्वर्टेड ही रहेगा। हियर नेगेटिव साइन टेल्स द इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, क्या है बातें क्लियर है, यहाँ तक होगी। एनी हाउ ये जो इमेज बनाएगा उसी को तो एज ए ऑब्जेक्ट मान के हमारा आँख देखने वाला है, पल्ले पड़ा, फिर उसका इमेज अपना आँख बनाएगा, उस पार्ट को हम लोग ओमिट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ये हो गया। अभी नोट ले लो, नोट, जब मैंने तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा फोकल लेंथ का रखो तब बढ़िया इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखो अगर तुम्हें टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है तो तुम्हें किसको बढ़ाना होगा, आईपीस को छोटा रखो, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया, और क्या बोलते हैं एफओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को बढ़ाओ, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, ठीक है क्या। तो नोट टू इंक्रीज मैग्नीफिकेशन in telescope we increase aperture इंक्रीज करोगे तो फोकल लेंथ अपना इंक्रीज होगा, एपर्चर किसका, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हम ऑब्जेक्टिव लेंस के एपर्चर को बढ़ा देते हैं, मतलब इस लेंस को हम बढ़ा देते हैं, तो हमें क्या दिखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नॉट के साथ, तो एपर्चर बढ़ाओगे तो फोकल बनेगा, तो मतलब फोकल बढ़ेगा तो आपका मैग्नीफिकेशन भी बढ़ जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है क्या। अब चलो, तो ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। अब मैं कुछ हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ तुम्हें इसके बारे में, ठीक है। ये तुम्हारा एनी हाउ पूरे तुम्हारा एक्स्ट्रा नोट रहेगा, एक्स्ट्रा नोट मतलब क्या है, ज्ञान के लिए मान सकते हो, जस्ट पार्ट ऑफ ज्ञान। अब हमने पढ़ा है कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डन है क्या। तो फर्स्ट किसने टेलीस्कोप बनाया था, होता था गैलीलियो टेलीस्कोप बनाया था। जब गैलीलियो सन ने टेलीस्कोप बनाए थे, सन ने क्या यूज़ किया था, सन ने कुछ ऐसा यूज़ किया था, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था और यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस यूज़ किया था, पल्ले पड़ा क्या। गैलीलियो सन ने जब बनाया था, ये गैलीलियो का टेलीस्कोप है, तो इस सेटअप को ये गैलीलियो सन ने किया था, इसको कहते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। फिर आप सोच रहे होगे हमने जो बनाया ये किसने बनाया था, चलो बात करते हैं। फिर जब ने गैलीलियो ने बनाया था, नहीं गैलीलियो से भाई बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे न्यूटन, और न्यूटन ने सारे ग्रेविटेशन के लॉस गैलीलियो के लॉस वगैरह को देख के ही बनाया था, मैंने पहले ही बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो का है, पल्ले पड़ा। और उसके बाद न्यूटन ने बस एडअप किया था न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ, पल्ले पड़ा ना। गैलीलियो ने बोला था कि एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए कोई चीज़ को रोकने के लिए, और न्यूटन ने उस एक्सटर्नल एजेंट का ही नाम डाल दिया फोर्स, और कुछ नहीं किया, और फोर्स का जो फॉर्मूला है वो निकाल के दिखाया था, और कुछ नहीं। और सेकंड, गैलीलियो से बहुत इंस्पायर होते थे कौन, न्यूटन, तो न्यूटन ने बनाया था सेकंड माइक्रोस्कोप। और आप समझ के होंगे न्यूटन ने क्या बनाया था, न्यूटन ने इसी को बनाया था, ये जो अभी हमने किया है ना, ये किसका किया धड़ा है, न्यूटन का किया धड़ा है, डन है। और इसी से न्यूटन ने बनाया था, देखो एनी हाउ शुरुआत किया था गैलीलियो सन ने, लेकिन सन ने कुछ लॉज वगैरह नहीं बनाया था, न्यूटन ने यही सेटअप को बनाया था, इसी सेटअप को बना के प्लैनेट्स वगैरह देखा और उसने ग्रेविटी वगैरह को बताया। तो इसको आप आसान भाषा में न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हो, और आपके बुक में इसी चीज़ को क्या लिख के रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बाद और भी बहुत सारे टेलीस्कोप बने हैं, ठीक है, हम बस फेमस की बात करेंगे। और थर्ड वाला जो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, मतलब हम जो इस धरती में देखते हैं ना वो वाला। एनी हाउ यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनता है, नहीं इन्वर्टेड इमेज बनता है। अभी देखो इस दुनिया में जो कि हम एक स्पेस में है, स्पेस मतलब क्या है, खाली जगह में हमें, तो खाली जगह में आप रह के कुछ बता नहीं सकते हो कौन चीज़ उल्टा है कौन चीज़ सीधा है, क्योंकि खाली जगह में रह के आपको जब पता ही नहीं है ऑरिजिन कहाँ पे है, तो आप कैसे बता सकते हो कौन उल्टा है कौन सीधा है। तो इसलिए हम जब एस्ट्रोनॉमिकल यूज़ करते हैं तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है उल्टा है कि सीधा है, क्योंकि स्पेस में रह के बता ही नहीं सकते हो कि कौन उल्टा है कौन सीधा है, डन है क्या। लेकिन टेरेस्ट्रियल मतलब हम जब इस धरती में रहते हैं तब हमें आदत होता है कि हम सब चीज़ों को खड़ा ही देखें, मतलब इरेक्ट पोजीशन में देखें, मतलब सीधा सीधा खड़ा हुआ देखें, मतलब इरेक्ट पोजीशन में हम देखें, डन है क्या। तो ये जो लास्ट वाला आता है वो आपका टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ये सिलेबस में नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ये कैसे करता है, इसके लिए बेसिकली इसका जो सेटअप होता है वो जैसा होता है,
क्योंकि हमें खड़ा चीज़ इरेक्ट देखने का आदत है। इरेक्ट मतलब खड़ा चीज़ है, मतलब सीधे सीधे खड़े रहने चीज़ें हमें देखना पसंद है, हम वही देख पाते हैं, तो इसलिए इसका सेटअप ऐसे कर दिया जाता है। एक लेंस लगाया, अब इसमें से इन्फिनाइट में से कुछ भी रेज आएंगे तो वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे इमेज बनाया, क्या बात है, क्लियर है, बन गया। अब यहाँ पे एक और लेंस लगाया जाता है, एक और लेंस ऐसे लगा दिया जाएगा, फिर दूसरा एक लेंस। अब ए वाला लेंस क्या करेगा, देखो ए आया, एक रे इसमें से जो फोकस में से निकला इस लेंस का, डन है। यहाँ से एक और रे आया जो इसके फोकस में से निकल गया, यहाँ से फोकस में से, और फाइनली यहाँ पे एक इमेज बनाया, डन। उसके सामने यहाँ पे एक और लेंस लगाया जाता है जो कि छोटा बड़ा हो सकता है। अब इस लेंस का हालत देखो, इसमें से ऐसे रे आए, ऐसे फोकस में से निकल गया, इसके ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे निकल गया। अब आप आग डाल के यहाँ से देख रहे हो, अब आप आग डाल के यहाँ से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, ए रेस कहाँ से, कहीं ए कोई जगह में से आ रहा है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके बताओगे हाँ इस तरह आपको लार्ज इमेज मिलेगा। लेकिन ये इमेज कैसा होगा, खड़ा होगा, नहीं। ये जो सेटअप है ये है हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, मतलब वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह मूवी में जो देखते हैं ना, वो इस टेलीस्कोप से देखते हैं, और इससे हम एस्ट्रोनॉमिकल देखते हैं। और आपके सिलेबस में खाली यही वाला है, न्यूटन का टेलीस्कोप, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, डन है क्या। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होता है, सीन क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब लाइट का ब्राइटनेस समझो तुम। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं एक टॉर्च जलाऊँ तो तुम्हें ज़्यादा ब्राइट दिखता है, पहले पड़ेगा। अब ऐसे समझो, टॉर्च, एक टॉर्च है, टॉर्च, एक टॉर्च से आप इतना ही लिमिटेड एरिया तक देख सकते हो, इसके अंदर जो भी रेज रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी रेज इसमें से निकल रहा है तो वही आपका ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कितने सारे रेज निकल रहा है। अब होता क्या है टेलीस्कोप में, जब इन्फिनाइट से रेज आते हैं, डन है क्या, तो इन्फिनाइट से रेज आया, आने के बाद यहाँ पे फोकस हुआ, तो यहाँ पे कितने ही रे आए, खाली 3 रे आया। तो इसको आप अगर मैग्नीफाई करोगे तो ये तीन रे ने ही मिलके इसको मैग्नीफाई इमेज बनाएगा, ठीक है। इस तरह तीन मान लो कि इस तरह बड़े बड़े रेज हो गए, एक मान लो कि कुछ इस तरह बड़ा रेज हो गया, और एक इस तरह है, और इस तरह 3 बड़ा रेज मिलके ही एक इमेज को बना रहा है यहाँ पे आपके आँख के लिए, जो आपका आँख एज ऑब्जेक्ट देखेगा। तो उस केस में क्या होता है, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया नहीं आता है। तो एपर्चर को इंक्रीज करने का एक और रीज़न है, ऑब्जेक्टिव लेंस के एपर्चर को इंक्रीज करने का एक और रीज़न है। वो क्या रीज़न है, ज़रा देखना। मान लो कि यहाँ से और भी रेज आ रहे हैं, इस तरह और भी रेज आ रहे हैं, डन है। अब एपर्चर बढ़ा करोगे तो इस तरह और भी रेज आके क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं ना, इस तरह और भी रेज आके इस तरह यहाँ पे बैठेंगे। और भी मान लो कि यहाँ से रेज आ रहे हैं, वो भी कहाँ पे, इस फोकल प्लेन पे ही बना रहा है ना, इसी पॉइंट पे तो भाई अपनी इमेज बना रहा है ना। तो इस केस में फ़ायदा क्या हो जाता है, इस केस में फ़ायदा क्या हो जाता है, इस एपर्चर को बड़ा करने का। इस तरह और भी बहुत सारे रेज आके अगर यही पॉइंट पे बन रहा है तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगा ना, वो भी क्या रहेगा, इन सारे रेज को इस तरह यूज़ करके ही फाइनल इमेज बनाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, एक ब्राइटर इमेज दिखेगा, पल्ले पड़ा, एक ब्राइटर इमेज दिखेगा। उसी का वो एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम एपर्चर को इंक्रीज करते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि एपर्चर बढ़ाओगे तब भी आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। एपर्चर बढ़ाओगे किसका, ऑब्जेक्टिव का, तब आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा टेलीस्कोप में। दूसरा रीज़न है कि एपर्चर इंक्रीज करने की वजह से, जो कि एनीहाउ हम लोग वेव ऑप्टिक्स में इसको पढ़ने वाले थे, मैंने अभी सबको बता दिया, एपर्चर इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ लाइट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है। तो वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जब हम इमेज को देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, टू इंक्रीज मैग्नीफिकेशन, इतना लिखा था, इसके नीचे लिखते हैं ऑल्सो बिग अपर्चर रहेगा तो रेज बहुत ज़्यादा आएंगे। सो बिग अपर्चर हेल्प इन ब्राइटनिंग द इमेज, और ये जो इमेज रहेगा इस इमेज को ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। आपके बहुत सारे जो मतलब एपर्चर बड़ा रहेगा तो बहुत सारे रेज आएंगे तो इमेज ब्राइटर बनेगा, मतलब ए वाला नहीं, ये जो इमेज बनेगा ना, ये तो ए इमेज बना, इसका दोबारा से इमेज बनाएगा तो ये जो इमेज बनेगा वो बहुत ही ब्राइटर बनेगा। और ए इमेज अगर ब्राइटर बना तो हमारा आँख एज ए ऑब्जेक्ट किसको देखता है, इसी इमेज को देखता है जो हम ब्राइटर देखेंगे, डन है क्या। तो ये था बेसिकली आपका टेलीस्कोप, जो कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को स्टडी करते हैं, डन है। और ये 3 मैंने बताया था, गैलीलियो का टेलीस्कोप जो फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने बनाया था, फिर न्यूटन जी बहुत ही इंस्पायर रहते थे गैलीलियो से, उनके देखो न्यूटन का जितने भी अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे ना, तो पहले उन्होंने सारे थ्योरी गैलीलियो से ही कॉपी किया वाला है, उसके बाद उन्होंने ऐड ऑन किया है, डन है क्या। अब देखो न्यूटन को ऐसे ही सूझा नहीं था कि सेब गिर गया तो ग्रेविटी है, क्योंकि ऑलरेडी गैलीलियो का तब पढ़ के बैठे थे, सब कुछ गैलीलियो का पढ़ के बैठे थे भाई। उस टाइम में गैलीलियो ने क्या बोलेगा,
डॉन टाइप के थे। कैसा डॉन थे, क्योंकि भाई इन्होंने बोला था कि भाई हम सन के अराउंड में, मतलब क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला था कि अर्थ सन के अराउंड में घूमता है और हेल और हेवन ऐसा कुछ चीज़ दुनिया में होता ही नहीं है। तो स्पेन वाले गैलीलियो को जेल में डाल दिया। तो मतलब एक हुआ था, मतलब भाई एक ऐसा इंसान है भाई, सबको चैलेंज कर ऐसा सीन था। तो गैलीलियो न्यूटन क्या थे, उनसे इंस्पायर हो गए थे वो, मतलब वो जो क्या 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 कर रहे हैं ऐसा, मतलब फेमस उमस बंदा है, समझ रहे हो ना, अपने टाइम का हनी सिंह समझ लो। सो ये न्यूटन के साथ भी सेम वही फंडा, बहुत ही फेमस वाले बंदे थे नहीं। तो न्यूटन जी ने उनका स्टडी वगैरह करते थे, जैसे हम भी आज के ज़माने में स्टडी करते हैं, हमें जो भी मतलब फेमस इंसान लगते हैं। बहुत जन तो भाई अपना इनका भी कर लेते हैं ना, ये मालिया वालिया है ना, उनका भी स्टडी कर लेते हैं वो। तो जिसको जो फेमस लगता है तो वही सबसे स्टडी करते हैं वो। तो न्यूटन भी इनका स्टडी करते थे, तो बहुत ही इंस्पायर थे इनसे डन है। तो उन्होंने ये वाला टेलीस्कोप बनाया था, जो कि हम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टडी करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसी टेलीस्कोप से बाहर के प्लैनेट वगैरह देख के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह बनाया था। अभी आप बोलोगे कि क्या करने बताया ऐसा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना। और ये जो था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, यहाँ पे बाय द वे हम एक लेंस को यूज़ करके आइदर हम इसको इरेक्ट बनाते हैं या फिर इस लेंस के जगह में कभी कभी आप प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रिज्म भी मैंने आपको बताया था ना, प्रिज्म ये भी चीज़ों को क्या कर सकता है, ऐसे उल्टा कर सकता है विदाउट डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी। याद आ रहा है ना, प्रिज्म का प्रॉपर्टी में हमने देखा था। तो यहाँ पे कभी कभी प्रिज्म यूज़ करते थे या लेंस यूज़ करते हैं। लेंस यूज़ करना ईजी है प्रिज्म के कंपेयर में, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें टेलीस्कोप के बारे में, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ थोड़े बहुत डिफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे टेलीस्कोप फिर माइक्रोस्कोप के थोड़े बहुत इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। उसमें से एक तो मैंने अभी बता दिया, और जो बाकी बचा कुछ डिफेक्ट रहेगा कि उसमें क्लियर इमेज वगैरह नहीं बनता है, वो हम वेब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक जस्ट हमने लाइट का एक ही चीज़ को स्टडी किया, जो कि न्यूटन सर ने बताया था कि लाइट एक रे के फॉर्म में ट्रैवल होता है। कहानी सुनो, ऐसा कुछ रहेगा। गैलीलियो तो भाई खुद कर रहे थे, एकदम डॉन टाइप के थे, हंगामा अंडरवर्ल्ड टाइप के, उनसे इंस्पायर हुआ न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या कर दिया, ये टेलीस्कोप वेलीस्कोप बनाया, दुनिया भर के लॉज लिखे, गॉड ऑफ फिजिक्स बन गए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस टाइम में जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, जैसे हाइगन्स थे, स्नेल्स थे, ठीक है, स्नेल्स के बारे में आई थिंक सुना है, हाइगन्स थे, स्नेल्स थे, ये लोग भी आए जो न्यूटन के थ्योरी को चैलेंज किया था। डन ना, क्योंकि भाई क्रिमिनल को क्रिमिनल चैलेंज करेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डॉन को तो डॉन ही चैलेंज करेगा ना, फिजिक्स के डॉन को डॉन ही चैलेंज कर दिया। सो हाइगन्स वगैरह आए, वो सारे आए, उन्होंने आके अपने अपने थ्योरीज दिए, तब वेब ऑप्टिक्स बने। मतलब थ्योरीज नहीं थे, प्रैक्टिकली दे दिए सीधा, तब वेब ऑप्टिक्स बन गए। तो वेब ऑप्टिक्स जब बना तब हमें बेटर समझ आया कि भाई यहाँ पे जो इमेज ब्राइट नहीं बनता है उसके पीछे खाली इंटेंसिटी नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं। डन है क्या? तब हम देखेंगे इंटेंसिटी का मेन फंडा क्या है। वेव के साथ लहर, एक छोटी लहर और एक बड़ी लहर मिलके बन गई वो बहुत बड़ी लहर, इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ ना, वो सारे टर्म वहाँ पे दोबारा आएंगे। डन है क्या? तो ये था बेसिकली टेलीस्कोप, और इसके बाद हम देखने वाले कुछ डिफेक्ट्स, और बाकी जो बचे कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे वो हम स्टडी करेंगे वेब ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद। तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ाई करना, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। डन। इस चैप्टर में यहाँ पे न्यूटन ने कहा तक किया वही है, लेकिन न्यूटन के थ्योरीज को चैलेंज करेंगे हमारे हाइगन्स, स्नेल्स, सब आके चैलेंज करेंगे कुछ देर में न्यूटन के थ्योरीज को, जो मैं आपको वेब ऑप्टिक्स में शुरू करूँगा। लेकिन तब तक आप इसको भूलना नहीं। डन है। तो यहाँ से वो वाला पार्ट कंटिन्यू होता है। अभी हमने इसको स्टडी किया, उसके बाद न्यूटन सर ने और हमने मिलके इसको बहुत ब्राइट बनाया। ब्राइट बनाने के बाद भी उतना ब्राइट नहीं बना इमेज, लेकिन जब हाइगन्स वगैरह के थ्योरीज आ गए, फिर हमने जब उसको दोबारा सेटअप किया माइक्रोस्कोप को, तब हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में इमेज एकदम फाड़ के बढ़िया क्लियर बना। क्या बात है, क्लियर है? तो ये असल में न्यूटन ने यहाँ तक ख़त्म करवाया था, लेकिन यहाँ से दूसरा डिपार्टमेंट चालू होता है हाइगन्स लोगों का, जिसको हम कहते हैं वेब ऑप्टिक्स। तो मैं मिलता हूँ वहाँ पे वेब ऑप्टिक्स में कुछ दिन में, और उसके पहले नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।